हेलो दोस्तों, पुनः आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग जो इतिहास लेखन की कड़ी में देख रहे थे, हमने इससे पहले मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, प्राच्यवादी इतिहास क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखा था। तो उसके ही कड़ी में आगे हम लोग देखते हैं कि एक इतिहासकार यानी इतिहास को लिखने वाले और मार्क्सवादी इतिहासकार हैं डी कौशाम्बी। इनका पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। इनको आज देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हैं इतिहास के। तो हालांकि इनको ज़्यादा समय नहीं मिल सका इतिहास लिखने का, लेकिन जितना भी समय मिला उसमें इन्होंने भरपूर इतिहास लिखने का कार्य किया और उसमें नई आयाम को जोड़ने का काम किया। तो चलिए उन्हीं तमाम चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं कि आखिर इनके इतिहास लेखन में क्या योगदान है और भारतीय इतिहास को उन्होंने किस तरीके से लिखा है। और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर इतिहास के विषयक इनकी क्या अपनी ये समझ और बूझ थी उसको, और एक इतिहासकार के रूप में ये किस तरीके के इतिहासकार हुए, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि ये इतिहासकार में ये मार्क्सवादी इतिहासकार के हैं और इनको मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने आखिर जो भी बातें इनकी होंगी वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन के ही से ही जुड़ी हुई होंगी। अगर आप देखेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन को हमने जो पढ़ाया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन से जो भी इतिहासकार रिलेटेड हैं उनकी विचारधारा कैसी थी। तो उन तमाम चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे और इनके विचारधारा को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मेरा जो रहेगा, इसको हम अगर बांट के देखें तो इसमें सबसे पहला चीज़ होगा कि इसमें हम लोग इनका सामान्य परिचय देख लेंगे, इनकी मतलब इनके सामान्य जीवन को हम लोग देखेंगे पहली बात। और दूसरे में इतिहास विषयक इनकी जो जानकारी है उसे, और तीसरी बात इसमें इतिहास के बारे में, और एक इतिहासकार के रूप में ये क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, उन तमाम चीज़ों को। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग उस सभी चीज़ों को, उस सभी पहलुओं को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये जो इतिहासकार हैं डी कौशाम्बी, ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और इनका पूरा नाम, डी कौशाम्बी का पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। ये 1907 से 1966 ईस्वी तक जीवित रहे और इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1907 को गोवा में हुआ था। ये जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ के बाद किसी इतिहासकार ने भारतीय इतिहास लेखन को सबसे ज़्यादा अगर गहराई से प्रभावित किया तो वो दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी थे। अब देखिए जेम्स मिल कौन थे, तो इन्होंने भारत के इतिहास को लिखा है, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। और विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.A. स्मिथ भी इनको बोला जाता है। तो इन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनकी किताब का नाम है। किनकी किताब का नाम? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ की किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या था, विंसेंट स्मिथ ने सारी बातों को उस तरीके से लिखा था, यानी भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास को इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से पहली बार किसी ने लिखने का प्रयास किया तो इन्हीं ने किया था, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो इन दोनों के बाद अगर किसी ने भारतीय इतिहास को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, भारतीय इतिहास को सबसे ज़्यादा गहराई से लिखने का कार्य किया, तो वो दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी थे। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई। उसके बाद इन्होंने अमेरिका के कैम्ब्रिज और लेटिन स्कूल से और अध्ययन किया। उसके बाद 1929 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी गणित तथा इतिहास में स्नातक प्राप्त किया की उपाधि ली। 1929 ईस्वी में भारत वापस आए और 1932 में पूना में फर्गुसन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के पद पे ये नियुक्त हो गए। यहीं धीरे धीरे इनकी क्या होती है, सामाजिक विज्ञान में इनकी रुचि यानी बढ़ती है और फिर ये इतिहास की मतलब इतिहास के बारे में जानने और बूझने लगते हैं, यानी उसके बारे में सीखने की इनकी मंशा होती है और फिर ये सीखना चाहने लगते हैं। तो इसी दिशा में इन्होंने इतिहास के बारे में जो भी शोध इन्होंने किया उसको लिखने का कार्य किया। यानी इनका सामान्य परिचय ये समझिए कि इनका जन्म जो हुआ था 1907 में गोवा में हुआ था। ये भारतीय इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले इतिहासकारों में से एक हैं। ये मार्क्सवादी इतिहासकार थे और इन्होंने मतलब जो इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है वो आरंभिक भारत में और फिर अमेरिका से हुई है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। उसके बाद ये गणित के ही छात्र थे
और गणित के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए, लेकिन इनके सामाजिक विज्ञान में भी अभिरुचि होने के कारण इन्होंने इतिहास का भी अध्यापन किया और फिर उससे जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद इन्होंने एक इतिहासकार के रूप में उसे लिखने का कार्य किया। इन तमाम चीज़ों को हमने समझा। अब चलिए उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, कृतियाँ हैं, उनको देख लें, चूँकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। एन इंट्रोडक्शन टू स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट की बुक है। और द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्टोरिकल इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, इंडिया एंड इट हिस्टोरिकल आउट, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। और एक ये मिथ एंड रियलिटी स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये 3 किताबें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और आप देखेंगे ये बुक तो यूजीसी नेट में लगातार पूछा गया बुक है, इसके बारे में लगातार यूजीसी नेट पूछती रहती है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप अगर याद रखें तो शायद आपके लिए ये समझ के अनुसार आपको बाद में सहायता ये देते। तो इसलिए इन 4 किताबों को हमने दिया है, आप देख लें। फिर से एक बार हम बता दें, एन इंट्रोडक्शन टू स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 1956 में इन्होंने लिखा। द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये जो है 1965 में इनका है। एक्सपरेटिंग है ये, और एसेज करके है, एक्सरसाइज इन द डायलेक्टिकल मेथड, यानी डायलेक्टिकल मेथड जो आप देखिएगा इनका था कार्ल मार्क्स का, उसी पे आधारित है ये। तो इसको देखिएगा 1957 में इसको लिखा, मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके बारे में इन्होंने 1962 में लिखा। ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आइए इतिहास संबंधित इनकी जो विचारधाराएँ थी और इतिहास को इन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया उसको अब समझते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा विश्वस्त रिकॉर्डों और सटीक कालक्रम का अभाव है। ये आप भी जानते होंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास जब देखिएगा, प्राचीन भारत के जैसे भी इतिहास अगर कोई महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बाधा यही है कि किसी भी ईसा के बारे में या उस समय के बारे में उसमें तथ्यगत या फिर कहें तो प्रामाणिक ये नहीं मिलता, तिथि का अभाव है। तो इसको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। कौशाम्बी का मानना था कि उस समय की जानकारी के लिए आवश्यक है कि उस समय के लोगों की तरह अपना जीवन यापन करते थे, जीवन यापन किया जाए। यानी देखिए इनका मानना था कि देखिए मान लीजिए कि आप प्राचीन भारत के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्राचीन भारत के लोगों के ही तरह आप रहिए या उस तरह का जीवन यापन कीजिए, तभी आप उसके बारे में जान पाइएगा। यह निश्चित है कि उनका जीवन और रहन सहन हमेशा एक जैसा नहीं रहा होगा। ये बोलते हैं कि देखिए प्राचीन भारत के जो भी लोग थे उनका जीवन यापन एक जैसा नहीं रहा होगा, दिन प्रतिदिन बदलाव उसमें भी आए होंगे, लेकिन उस तरीके के या उस समय के बारे में जानना है तो उस तरह का थोड़ा बहुत तो आपको भी उस तरीके का जीवन यापन करना होगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक का कार्य करने से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा होगा। यानी प्राचीन भारत के लोग जो हैं वो पहले खाद्य संग्राहक थे, यानी खाद्य को जैसे कंदमूल ये जंगलों में जाके हुए खाद्य को कलेक्ट करते थे और उसी को फिर वो भोजन के रूप में यूज करते थे। बाद में ऐसा हुआ कि कृषि का भारत में आगमन हुआ और कृषि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले प्रारंभ हुई जब जो आप देखिए बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, वहाँ से धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग खेती करके अब अनाज को उपजाने लगे और उसको भोजन के रूप में यूज करने लगे। यानी वो कहते हैं कि भाई देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे कड़ी के साथ लिंकअप है और धीरे धीरे हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं उन्होंने यह भी कहा कि जब मानव द्वारा उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा तो उत्पादन की मात्रा बढ़ी और जिससे उसके जीवन शैली में परिवर्तन हुआ होगा। यानी वो बोलते हैं कि देखिए मतलब ये एक तरह से प्राचीन भारत में होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई उन मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास पे अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी होनी चाहिए ये कि आप उस समय के इतिहास के साथ साथ उस समय की जीवनचर्या को भी समझिए और उस तरह का अपना जीवन यापन भी कीजिए, तभी आप उस समय के बारे में आप जान पाते हैं। यह परिवर्तन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक है। तदनंतर मतलब बाद में उन्होंने कौशाम्बी ने इतिहास में अपनी परिभाषाएं जो इतिहास की दी है, इनकी ये जो परिभाषा इतिहास के बारे में आप देखिएगा
ये बहुत स्टार पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि इतिहास की इन्होंने परिभाषाएं एक दी है, उत्पादन के संसाधनों तथा संबंधों में क्रमिक विकास का कालक्रम व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत करता है। इतिहास जो है उत्पादन के संसाधनों और संबंधों में क्रमिक विकास का कालक्रम व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तुत करता है, यही है इतिहास। तो ये इनके द्वारा जो इतिहास की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा में इतिहास के एक निश्चित सिद्धांत का संकेत मिलता है, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में देखिएगा खाली उत्पादन पे ही चर्चा है, यानी आर्थिक स्थिति पर व्यापक चर्चाएं उसमें हुई है। तो इसमें भी इन्होंने इतिहास को भी अगर परिभाषित किया है तो उसी दृष्टिकोण से इन्होंने, चूँकि हमने आपको पहले ही बताया ये मार्क्सवादी इतिहासकार थे, तो इन्होंने बताया भाई इतिहास को जो परिभाषित इन्होंने किया, उत्पादन के साधनों तथा संबंधों में क्रमिक विकास का कालक्रम और व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तुत करना ही ये इतिहास के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। यानी इतिहास का परिभाषा इस तरह देते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि और आगे इनके बारे में क्या है। अब देखिए, प्राचीन इतिहास को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कौशाम्बी तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। यानी प्राचीन भारत को लिखते हैं तो तुलनात्मक मतलब ये होता है एक से दूसरे का तुलना करना। यानी एक है और मान लीजिए ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इसके बारे में तुलना करना। यानी इसका नाक कैसा है, इसका नाक कैसा है, इसका कान कैसा था तो इसका कान कैसा था। तो ये इस तरह का तुलना होता है, मतलब एक दूसरे के समरूप चीज़ों को तुलना करना ही तुलनात्मक कहलाता है। एक तरह से तुलना करना होता है एक का दूसरे के साथ। तो देखते हैं अब उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों में मकानों, जब उन्होंने इतिहास को लिखना आरंभ किया तो उन्होंने पुरातात्विक, आपको जैसे पता होगा कि साक्ष्य जो इतिहास लिखने में होता है प्रयोग स्रोत, वो दो तरह के स्रोत होते हैं मेनली। तो वो कौन कौन से हैं? एक होते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक। तो इन्होंने पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोतों का प्रयोग किया है। तो अब उसको समझिए कि पुरातात्विक स्रोतों में किसका, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में इन्होंने मकानों, समाधियों के अंदर रखी गई वस्तुओं का, उत्पादन के उपकरणों का, बलि वेदियों के शिलखंडों का, गुफाओं का तथा चट्टानों के अंदर स्थित आश्रमों आदि का मतलब यूज किया है। उसके बाद उन्होंने प्राचीन समुदाय के साथ साथ आधुनिक भारतीयों के धार्मिक सामाजिक क्रियाकलापों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसके आधार पर उन्होंने प्राचीन काल के उत्पादन संबंधों के बारे में कुछ बताया। तो मतलब ये कि उन्होंने, देखिए, जब प्राचीन भारत के इतिहास को लिखना इन्होंने आरंभ किया तो इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग किया। जैसे उस समय की जो मकानें थी जो ध्वस्त हो गई हैं, उसके जो अवशेष मिले हैं उसका हुआ, समाधि के अंदर रखी हुई कुछ वस्तु, जैसे कि प्राचीन काल में आप देखिएगा जब लोगों को दफनाया जाता था तो उसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा कि किसी भी लोग को अगर दफनाया जाता तो उसके साथ कुछ ना कुछ अन्य सामग्रियाँ भी, उसके आभूषण हुए या खाने पीने के भी सामान, ये तमाम चीज़ें दफना दिए जाते थे और इसके प्रमाण मिले भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा, उसका अध्ययन किया, उसके बाद उसके बारे में लिखने का कार्य किया। इसके लिए उन्होंने एक और चीज़ किया कि देखिए, प्राचीन भारत के समुदाय के मतलब प्राचीन भारत के लोग जो जिस समुदाय में रह रहे थे तो वो किस तरह का धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलाप करते थे। यानी सामाजिक उसका जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक विश्वास उनका कैसा था, और आज के लोगों का धार्मिक विश्वास जो है उसके बीच किस तरह का परिवर्तन हुआ है। यानी उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुई है आज के जीवन में और उस समय के जीवन में क्या था। तो इन दोनों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। किन्होंने? तो डी.डी. कोशाम्बी ने। चलिए, इसके आधार पर और सामाजिक संगठनों के मूल तक पहुंचने का प्रयत्न किया। मतलब उस समय के और अभी के दोनों में तुलना उन्होंने किया। संयुक्त रूप से शवों को दफनाए जाने के कुछ जो है उनको निश्चित साक्ष्य उनकी दृष्टि से मातृसत्तात्मक था और पितृसत्तात्मक या कुल की उत्पत्ति से पूर्व के चरण से संबंधित था। यानी शवों को जो दफनाया जाता था उसके पीछे का रीज़न ये था, या तो वो मातृसत्तात्मक था जहाँ महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी होती थी या समाज में अच्छी स्थिति होती थी, और आज का समाज जो है लगभग अभी भी आप देखिएगा पितृसत्तात्मक है। यहाँ पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा, और पुरुष ही आप देखिएगा घर के मुखिया हो जाते हैं,
कहीं कुल की उत्पत्ति से पूर्व के चरण से संबंधित था। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया। अत्यंत विकसित क्षेत्र एवं नगरों के अंदर और आसपास रहने वाले जनजातीय समूह उनकी दृष्टि में एक जातीय समाज के सभी स्तरों के अंदर विभिन्न जातियों के समायोजन का प्रतीक था। यानी जनजातीय लोग जो रहते थे वो समाज में आज के जो सभी जाति के लोग रहते हैं ना, उसी का प्रतिरूप वो था। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ धार्मिक तथा सामाजिक रिवाजों जिनका पालन आज भी किया जाता है वह कई शताब्दी पूर्व, यानी प्राचीन काल में जो कुछ नियम चल रहे थे या धार्मिक और सामाजिक कानून उस समय के थे या रीति रिवाज थे, वो आज भी चल रहे हैं, उसको उन्होंने बताने का काम किया है। उन्होंने बताया कि देखिए आज भी वो चीज़ चल रहे हैं, भले ही हम कितने भी विकसित हो गए, लेकिन प्राचीन भारत में जो कुछ चीज़ें चल रही थी वो आज भी चल रही हैं, जो इन्होंने बताया भी कौशाम्बी साहब ने। उसके बाद जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में आप देखिएगा शिव की पूजा का, उपासना का कितना पहले ही इसके प्रमाण मिले हैं और आज भी उनकी उपासना की जाती है। जैसे आप देखिएगा बहुत से ऐसे आभूषण हैं जो कि प्राचीन भारत के लोग पहनते करते थे, समाज में रहते थे, तो आज भी वो लोग पहनते हैं। जैसे महिलाएं जो भी है, आप देखिए चंदुतड़ों से लिपस्टिक, पाउडर, ये काजल, इन तमाम चीज़ों का साक्ष्य मिला है, जो कि आज भी देखिएगा हमारी समाज की महिलाएं पहनती हैं और उसका प्रयोग करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने एक तरह से तुलनात्मक रूप से बताया कि भाई देखिए जो समाज में चल रहा था या धर्म में जो था वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में व्याप्त है और वो आज भी लोग कर रहे हैं उसको। कौशाम्बी ने मातृहरि के काव्य और प्राचीन सुभाषित रत्नकोश का संपादन भी किया। माइक्रोलिथ तथा मेगालिथ का संग्रह किया। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे उपकरण, लिथ मतलब होता है पत्थर और माइक्रो मतलब छोटे, और मेगालिथ मतलब बड़े उपकरण का संग्रह किया और खोज करके उन्होंने प्रागैतिहासिक के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया। प्रागैतिहासिकता के क्षेत्र में यानी आपको पता होगा हमारा इतिहास जो है प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड में विभाजित है। तो आप देखेंगे प्राक इतिहास एक होता है प्राक इतिहास, एक होता है आद्य इतिहास, जिसको पढ़ा नहीं गया है, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। तो इनको इन्होंने जब बताया तो इसी में इन्होंने बताया कि ये जो मेगालिथिक पीरियड है और माइक्रोलिथ जो टूल्स बने हैं उन तमाम चीज़ों को संग्रहित किया। उसके आधार पर उन्होंने प्रागैतिहासिक काल जो है उसके बारे में इन्होंने लिखने का कार्य किया। उन्होंने लगभग 1200 आहत सिक्कों, यानी आहत सिक्का पंचमार्क सिक्का जो होता था, जिसको जैसे मान लीजिए कोई सिक्का होता था उस पर ठप्पा लगा दिया जाता था और किसी तरह का चित्र बना दिया जाता था और इसी को आहत सिक्का बोला जाता था। तो सबसे पहले आहत सिक्का ही भारत में चला, तो कब चला ये हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। तो आहत सिक्कों का अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने इतिहास को लिखा। इसके अध्ययन के लिए उन्होंने अंतरानुशासित दृष्टिकोण अपनाया। गणित के विद्वान होने के कारण उन्होंने इसके अध्ययन में सांख्यिकी, स्टैटिक जो है चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया। उन्होंने संख्यात्मक चीज़ों का यूज इसमें अत्यधिक किया। उनके अनुसार सिक्के में अपने समाज का हस्ताक्षर होता है। बी डी चट्टोपाध्याय ने कौशाम्बी के मुद्रा शास्त्र से संबंधित लेखों का संकलन कर इंडियन न्यूमिस्मेटिक नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। बी डी चट्टोपाध्याय ने, मतलब उनके द्वारा जो सिक्कों को संग्रहित करके जो इतिहास लिखा गया था डी डी कौशाम्बी के द्वारा, उसे बाद में बी डी चट्टोपाध्याय ने लिखवाने का कार्य किया। किस नाम से? तो इंडियन न्यूमिस्मेटिक के नाम से लिखवाने का कार्य किया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी इन्होंने देखिए सिक्कों का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया और इस सिक्कों का अध्ययन करके इन्होंने बताया, जैसे कि मान लीजिए किसी भी दौर में सिक्के का भार अत्यधिक था, यानी शुद्ध सोने का सिक्का था कोई दौर का, तो इन्होंने बताया कि वह दौर ज़्यादा समृद्ध काल था। उसके बाद उसी सिक्के में कुछ गिरावट आए तो इन्होंने बताया कि उसके बाद स्थितियाँ बदली और समाज मतलब उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके समय की स्थितियों में परिवर्तन हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति मतलब इससे प्रभावित हुई। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने सिक्कों के आधार पर लिख के बताया, जिससे कि पता चले कि भाई देखिए सिक्कों के आधार पर कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ और उसके आधार पर कैसे कैसे समाज में भी अच्छे और ये जो है
उसकी स्थिति जो कमज़ोर थी इसके बारे में जानकारी उन्होंने देने का कार्य किया। यानी मान लीजिए किसी भी दौर की स्थिति अच्छी थी तो उस समय ज़्यादा मान वाले सिक्के मिले और शुद्ध सोने के सिक्के मिले। जब स्थितियाँ बदली या कमज़ोर हुई या ख़राब हुई तो ये अशुद्ध सिक्के मिलने लगे। जैसे आप देखिएगा कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चले, लेकिन वही आप देखिएगा गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चले, बट वो शुद्ध सब उतने नहीं थे जितने कि कुषाण कालीन थे। फिर आप देखेंगे कि सातवाहन लोगों के समय में ये जो है सोने के सिक्के बहुत कम चले। तो इन मतलब बाद में जो भी दौर हुआ जब इसकी कमी हुई तो इससे यही इतिहासकार मानते हैं कि उस समय की स्थितियां भी कमज़ोर हुई होंगी। कोसाम्बी ने कहा कि अतीत को समझने का एक महत्वपूर्ण सूत्र जनजातीय से जाति की ओर संक्रमण का कारक है। यह संक्रमण बहुत हद तक विभिन्न क्षेत्रों में हुआ में हल की खेती के कारण आरंभ हुआ, जिसने पूरे उत्पादन प्रणाली को बदल दिया। इनका मानना है कि जनजातीय समाज में जो परिवर्तन हुए उसी के कारण आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे इतिहास बदला, ये कौसाम्बी मानते थे। और उसी से उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ उसी से स्थितियाँ बदलती गई, जिसने जनजातियों और कुलों के ढांचों को तोड़ दिया और जाति को सामाजिक संगठन का एक वैकल्पिक रूप प्रदान किया। मतलब उत्पादन प्रणाली जैसे विकसित हुई, यानी उत्पादन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे सामाजिक संगठन मतलब उभर कर आए और उसने जाति का रूप लेने लगा। जनजातियों से जाति की ओर संक्रमण का सबसे पहला साक्ष्य कौसाम्बी ने सिंधु घाटी क्षेत्र में बताया है। यानी कौसाम्बी का मानना है कि भाई देखिए जनजाति से जाति की ओर संक्रमण जो हुआ है वो सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी के लोग कृषि कार्य में हल का प्रयोग से अनभिज्ञ थे। वे नदी तट पर हारे या पाटी की सहायता से कृषि करते थे। बाढ़ के पानी से उसका सिंचाई होता था। और ये तो आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे या हमारे प्लेलिस्ट में पढ़िएगा एंशिएंट इंडिया में, तो उसमें हमने बताया भी है कि उस समय हल का प्रमाण जो है एक आध जगह से मिला है, जैसे बहावलपुर से है, बाली से है। तो ये चीज़ें ये बताती है कि हो सकता है कि हल का प्रयोग होता होगा, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि पूर्ण रूपेण इसका यूज होता होगा, चूँकि इसके बड़े ही अल्प प्रमाण मिले हैं। इसीलिए कौसाम्बी का मानना है कि देखिए भाई जो यूज हुआ था उस समय जो खेती होती थी वो उसमें हार या पाटी का प्रयोग होता था, उसी से लोग उस खेती किया करते होंगे। यानी लकड़ी का प्रयोग करके वो एक तरह से रेखा बना देते होंगे और बीज को बो देते होंगे और फिर सिंचाई के लिए बाढ़ का पानी जब आता होगा उससे सिंचाई करते होंगे। ये इनका मानना था। प्राचीन भारतीय इतिहास की व्याख्या करते हुए कौशाम्बी ने लिखा है कि आर्य भारत के बाहर से आए थे और उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों को नष्ट किया। यानी उनका मानना है कि देखिए सिंधु घाटी के लोग जब उस समय भारत में शासन यानी तो उनका जो क्षेत्र था वहाँ पे वो रह रहे थे, तो उसी समय आर्य लोग भारत आए और उन्होंने इन लोगों को पराजित करके और इनकी सत्ता को समाप्त कर दिया। आर्य भ्रमणकारी, पशुचारक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले थे। वे युद्ध के लिए घोड़ों के रथों और भार ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। आगे चलकर उन्होंने हल और लोहे के प्रयोग में निपुणता हासिल कर ली। तो ये आर्य के बारे में उन्होंने बताया। इस तकनीक की ज्ञान के कारण वे जंगलों को साफ करते हुए पूरब की ओर बढ़ते गए और लोह प्रौद्योगिकी के ज्ञान के कारण ही आर्य अपने पहले मूल निवासियों से उत्पादन और युद्ध में श्रेष्ठ नहीं। यानी ये बोलते कि देखिए आर्य लोग भारत जब आए उस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी और उन्होंने यहाँ आके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खात्मा कर दिया, यानी उन लोगों को पराजित किया और उसके बाद यहाँ पे शासन करने लगे। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़े, यानी कि अब जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया है उस एरिया में आए और इन्होंने इन क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे रहना और कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और इनके लिए सबसे अच्छा ये हुआ कि इसी समय लोहे के उपकरण आ गए, लोहे की जानकारी हो गई और लोहे का प्रयोग इन्होंने किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और ये एक तरह से एक छत्र शासन करने लगे। कौसाम्बी ने प्राचीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसके द्वारा इन आधारभूत प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश की गई कि कैसे और क्यों भारतीय समाज उस रूप में ढल पाया है जिस रूप में आज यह अस्तित्व में है। यानी कौसाम्बी
ये बताने की कोशिश करते हैं अपनी इतिहास के ज्ञान से, यानी इतिहास लेखन से, कि भाई देखिए समाज आज जो इस परिवर्तन के रूप तक पहुंचा है, आखिर वो कैसे कैसे ये यहाँ तक पहुंचा है और किस तरीके से इसमें परिवर्तन इतने हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें वे बताते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी कि पहले जनजातीय समाज था, फिर वो धीरे धीरे जातीय समाज में बदलता गया, उत्पादन बढ़ा तो उन्होंने उत्पादन से, चूँकि मार्क्सवादी इतिहासकार हैं तो उन्होंने उत्पादन को इसमें जोड़ा और बताया कि देखिए कैसे कैसे परिवर्तन उसमें आया। फिर उन्होंने बताया कि भाई आर्य कहाँ के थे, तो ये उन्होंने बताया कि भाई आर्य जो है बाहर के थे और उन्होंने आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खात्मा किया, यानी उसको अंत करके, और फिर वो आगे धीरे धीरे बढ़ते गए और उन्होंने एक अस्तित्व ऐसा निर्धारित किया जिससे कि भारतीय समाज में परिवर्तन आया और एक नए वर्ग के रूप में वे उभर के आए। फिर उन्होंने इसी तरह उन्होंने इन तमाम चीज़ों से हम लोगों को ये बताया कि कैसे कैसे हमारे समाज का विकास आज तक हो पाया है। उन्होंने अपना विवेचना इतिहास के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर किया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने भारतीय समाज का जो भी विवेचना किया, यानी जो भी उसके बारे में बताया, वो किस आधार पर बताया, तो उन्होंने उसे ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर, यानी मार्क्सवादी इतिहास लेखन जब हम आपको पढ़ा रहे थे और उसमें जब हम कभी आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाएंगे तो उसने डायलेक्टिकल जो मेथड बताया है, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है, वही मार्क्सवादी इतिहासकार उसे ही अपनाकर इतिहास को लिखने का कार्य करते हैं। उसी चीज़ को अपनाकर इन्होंने उत्पादन को ही और अर्थव्यवस्था को ही आधार बनाकर कौशाम्बी ने भी इतिहास को लिखा। लेकिन इनके इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, चूँकि इन्होंने जो लिखा है वो बड़ा ही तार्किक तरीके से लिखा है। उन्होंने साक्ष्य के आधार पर लिखा है। उसमें उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर बताया है कि आज हमारा समाज जो इतना बदला है तो वो आखिर किस तरीके से, और उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का किस तरीके से यूज किया वह भी इन्होंने। तो एक इतिहासकार के रूप में अगर आपसे पूछे कि डी कौशाम्बी के बारे में कुछ बताइए, तो आप इन तमाम चीज़ों को बता देंगे और एक सामान्य परिचय उनका ध्यान में रखिए और बाकी उनके जो बुक में है, बुक जो है उनकी, और उन्होंने इतिहास के बारे में जो बताया उसी को बताना पड़ता है और उसी को जानना पड़ता है, कौशाम्बी के बारे में। अब चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर अगले इतिहासकार के बारे में जो इससे संबंधित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।